हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में, जहां आप सीखते हैं कि किसी भी कंपनी में कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले, अपने पैसे लगाने से पहले हम लोग उस कंपनी के बारे में कैसे स्टडी करते हैं, कैसे उसके बिजनेस को समझते हैं और फिर एक रैशनल डिसीजन लेते हैं, एक प्रॉपर डिसीजन बना पाते हैं कि क्या हमें इस कंपनी में अपने पैसे लगाने भी चाहिए या नहीं, और अगर लगाना है तो किस प्राइस में इस कंपनी में एंटर करें ताकि हम लोग का डाउनसाइड बहुत कम रहे। तो चलिए आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे उसने आज मार्केट में सर्किट लगाया है और हम लोग समझेंगे क्या कारण है कि आज अचानक से मार्केट में इतना पॉजिटिव रिस्पांस इस कंपनी को मिला है और क्यों इस कंपनी में आज इतना ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ा है और क्या ये जस्टिफाइड है, क्या इस प्राइस में अभी भी हम लोग इंटर कर सकते हैं कि नहीं, और आगे इस कंपनी का क्या फ्यूचर है ये भी समझेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये कंपनी काफी ऊपर से नीचे करेक्ट हो चुकी है। ऑलमोस्ट निवेशकों का पैसा इसमें काफी डुबाया है, कंपनी काफी बदनाम हो चुकी है, बट फिर भी हम लोग इसको स्टडी करके समझेंगे क्या अभी भी कुछ कंपनी में बचा है या इसको कंप्लीटली हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। तो चलो देखते हैं आज इस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी का नाम है जोमेटो। जी हाँ, आज जोमेटो में नॉर्मली इसमें लोअर सर्किट लगता है, पर आज बहुत दिनों बाद इसमें अपर सर्किट लगा है, तो दैट इज अ गुड न्यूज। तो समझेंगे क्या ये अपर सर्किट जेन्युइन है, क्या हम लोग इसमें बने रहें या फिर इसमें इस मौका का फायदा उठा के इससे निकलने में भलाई। तो आइए डिटेल में स्टडी करते हैं और समझते हैं कि जोमेटो में क्या फंडामेंटल है और क्या इसका फ्यूचर पॉसिबिलिटी हो सकता है। कंपनी के बारे में जानते हैं, ये कंपनी क्या करती है वैसे तो बताने का जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट हम लोग सबको जोमेटो पे, अगर हम लोग इन्वेस्टर नहीं भी है तो कहीं ना कहीं हम लोग जोमेटो के बायर्स यानी हम लोग जोमेटो के कस्टमर जरूर है। हम लोग जोमेटो से हमेशा कुछ ना कुछ सर्विसेज लेते रहते हैं, खाना ऑर्डर मंगाते रहते हैं, एंड वी ऑल नो व्हाट जोमेटो डज। तो जोमेटो क्या है, ये वन ऑफ द लीडिंग ऑनलाइन फूड सर्विस प्लेटफॉर्म कंपनी। तो ये क्या है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, ये खाना खुद नहीं बनाती, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। जैसे ओला उबर एक प्लेटफॉर्म है, उसका खुद का कोई गाड़ी नहीं है, वो सिर्फ क्या करता है, जो कस्टमर है और जो ड्राइवर है इन दोनों को आपस में कनेक्ट कराने का काम करता है। सिमिलरली जोमेटो क्या करता है, यहाँ पर फूड मैन्युफैक्चरर लोग हैं या फूड प्रिपेयर करने वाले लोग, होटल्स लोग हैं जो खाना अपना बेचना चाहते हैं, और यहाँ पर कंज्यूमर्स है जिनको भूख लगा है और उनको खाना खाना है। जोमेटो खाली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर ये खाना होटल से कलेक्ट करके कंज्यूमर के घर तक उनको टाइमली पहुंचा देता है, एंड दिस इज व्हाट जोमेटो डज, और ये हम लोग जानते हैं। तो इसमें ये लोग क्या क्या ऑफर करते हैं, ये लोग फूड डिलीवरी ऑफर करते हैं, डाइनिंग आउट सर्विसेज ऑफर करते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं और कुछ अदर सर्विसेज भी ये लोग ऑफर करते हैं। तो हम लोग अभी वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे कि इनका और भी क्या क्या बिजनेस मॉडल है। तो ये हम लोग जनरली एज अ कंज्यूमर जो जानते हैं, हम लोग जोमेटो को फूड डिलीवरी के नाम से ज्यादा जानते हैं, ये फूड डिलीवरी करते हैं। पर डाइनिंग आउट क्या है, लॉयल्टी प्रोग्राम्स क्या है, बाकी अदर छोटे छोटे बिजनेस क्या है, ये हम लोग नहीं जानते। तो जोमेटो का बिजनेस सेगमेंट का बात करूं तो जोमेटो ऑपरेट्स इन 4 बेसिक बिजनेस सेगमेंट। फूड डिलीवरी है, डाइनिंग आउट है, हाइपर प्योर है और जोमेटो प्रो। तो ये 4 इनके बिजनेस सेगमेंट है, जिसमें मेजर रेवेन्यू कहां से आता है हम सब जानते हैं। इनका मेजर रेवेन्यू जो है ये फूड डिलीवरी बिजनेस से आता है, और हम लोग इसी बिजनेस के नाम से या इसी बिजनेस के जरिए इस कंपनी को जानते भी हैं। बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि ये डाइनिंग आउट भी प्रोवाइड करता है, हाइपर प्योर करता है, जोमेटो प्रो करता है। अगर आप लोग को पता है तो काइंडली चैट बॉक्स में लिखिए कि आप लोग को क्या पता है कि डाइनिंग आउट में क्या सर्विसेज होता है, हाइपर प्योर क्या है। इससे पहले कि मैं समझाऊं आप चैट बॉक्स में लिखिए। चलो देखते हैं कि किसको किसको पता है कि इसके और भी क्या क्या बिजनेस होते हैं। फूड डिलीवरी बिजनेस क्या है, तो देयर आर 3 की स्टेक होल्डर। फूड डिलीवरी बिजनेस में 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं, कस्टमर होता है, डिलीवरी पार्टनर्स होता है और रेस्टोरेंट होता है। नाउ व्हाट आर डिलीवरी पार्टनर्स, ये जो एम्प्लॉय होते हैं, जो लोग डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं, दिस काइंड ऑफ पीपल, ये जो डिलीवरी बॉयज, जिसको हम डिलीवरी बॉयज के नाम से जानते हैं, दे आर डिलीवरी पार्टनर्स। कंपनी के टर्मिनोलॉजी में ये लोग कौन है, डिलीवरी पार्टनर्स। कस्टमर कौन है, जिनके पास ये सामान लेके जा रहा है। सपोज हम लोग यहाँ घर पे वेट कर रहे हैं इसका, तो ये हम लोग कस्टमर हो गए। और रेस्टोरेंट्स कौन है, जिनके पास से ये सारा सामान ये कलेक्ट करके डिलीवर करेगा हम लोग। तो रेस्टोरेंट से ये खाना लेता है और हम लोग के घर तक पहुंचाने का काम करता है। तो दे आर रेस्टोरेंट, डिलीवरी पार्टनर्स एंड कस्टमर्स, ये 3 मेजर स्टेक होल्डर्स। ओवर द ईयर्स
जोमेटो हैज एक्सपीरियंस रैपिड ग्रोथ इन फूड डिलीवरी बिजनेस। तो लास्ट 2-3 साल में खास करके लॉकडाउन के बाद से हम लोग देखें कि जोमेटो का फूड डिलीवरी बिजनेस में काफी अच्छा ग्रोथ आया है। डाइनिंग आउट सर्विसेज में क्या है ये समझते हैं, क्योंकि ये बहुत लोगों को नहीं पता। Customers use Zomato dining out offerings to search and discover restaurants, read and write customer-generated reviews and views, and uploaded photos, book a table, and make payments while dining out at restaurant. तो Zomato के बारे में अगर मैं बात करूं तो Zomato जब शुरू में जब ये डिलीवरी का काम नहीं करता था ना, तो सबसे पहला बिजनेस मॉडल Zomato का डाइनिंग आउट ही था। जब जोमेटो पहली बार आया था तो ये पॉपुलर डाइनिंग आउट के लिए हुआ था, जहां पर जोमेटो के ऐप में जाके कस्टमर अलग अलग होटल्स का रिव्यूज देख सकते थे कि इस पर्टिकुलर होटल में क्या क्या खाना मिलता है, इसका मेन्यू क्या है, मेन्यू का प्राइस क्या है, और इसका रिव्यू क्या है कि कस्टमर्स को इसके खाना अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, एम्बियंस कैसा है, कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं, 2 लोग जाएंगे तो पर पर्सन कॉस्टिंग कितना पड़ता है, ये सब कुछ जोमेटो में एज अ रिव्यू मिलता था। जैसे हम लोग अमेजन अमेजन में जब कोई सामान खरीदते हैं तो हम लोग को वहां प्रोडक्ट का रिव्यूज मिलता है, वैसे ही जोमेटो के ऐप में हमें होटल का रिव्यू मिलता है, आज भी मिलता है, ऐसा नहीं कि ये बंद हो गया, ये बिजनेस आज भी है, बट पॉपुलर शुरू में था। आज जोमेटो को हम लोग डिलीवरी सर्विस के नाम से ज्यादा जानते हैं। Zomato currently monetizes its dining out offerings through advertisement sales, products through which restaurant partners pay company for enhancing visibility। यानी ये लोग अभी क्या करते हैं, ये लोग होटल्स वाले लोगों से कमीशन लेते हैं, वहां पर इनको रेवेन्यू मिलता है। कैसा रेवेन्यू ये लोग अर्न करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, होटल्स वालों को बोलते हैं कि देखो मेरे प्लेटफॉर्म में इतने कस्टमर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जब होटल सेलेक्ट करते हैं तो रिव्यूज देखते हैं, तो हम आपका रिव्यूज अच्छा देंगे, हम आपको जो जैसे गूगल एसईओ सर्विस प्रोवाइड करता है, वैसे ही बोल रहे हैं हम लोग आपका रेटिंग्स को इम्प्रूव करेंगे, आपको अच्छा रेटिंग देंगे अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म में अपना एडवर्टीजमेंट कराओगे, यानी पेड सर्विसेज लोगे। तो आप जब मुझे पैसा दोगे एडवर्टीजमेंट करने का, तो हम आपके होटल का नाम प्रमोट करेंगे, हम आपको एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो आपके पास ज्यादा कस्टमर्स के ऑर्डर आएंगे। दिस इज हाउ दे अर्निंग डाइनिंग आउट। अगर FY20 का बात करूं तो 8,000 रेस्टोरेंट पार्टनर्स पेड सर्विसेज में जोमेटो के पास थे, आज ये और भी ज्यादा बढ़ गया। हाइपर प्योर, ये इसका थर्ड डिवीजन है। हाइपर प्योर क्या होता है, फॉलो योर फूड फ्रॉम फार्म टू फॉर्क, यानी यहाँ पर ये B2B है, ये बिजनेस जो है ये बिजनेस टू बिजनेस है। यहाँ हम लोग को नहीं पता कि जोमेटो ये काम करता भी है, बिकॉज हम लोग इसके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आते। यहाँ पर क्या होता है, जोमेटो क्या करता है, इट्स फार्म टू फॉर्क सप्लाईज ऑफरिंग्स फॉर रेस्टोरेंट्स इन इंडिया, यानी इंडिया में जो रेस्टोरेंट लोग हैं उनको ये लोग फार्म से सोर्स करके फ्रेश हाइजीनिक क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स एंड सप्लाईज डायरेक्टली फार्मर से या मिल्स से या प्रोड्यूसर्स के पास से कलेक्ट करता है, प्रोसेसर्स के पास से कलेक्ट करता है, और रेस्टोरेंट पार्टनर्स को सप्लाई करता है। तो यानी इसका पहला बिजनेस क्या है कि यहाँ पर जो भी फार्मर्स लोग हैं, मिल ओनर्स लोग हैं, प्रोड्यूसर्स लोग हैं, प्रोसेसर्स लोग हैं, इन लोगों से जो भी सामान चाहिए वो फ्रेश सामान खरीद के कलेक्ट करके रेस्टोरेंट्स वाले को देता है, और फिर रेस्टोरेंट वाले लोग जब खाना पका लेते हैं तो वो पका हुआ खाना लेके ये हम लोग जैसे कस्टमर्स को भी देता है, यानी कंप्लीट वैल्यू चेन में इनका बिजनेस है। इसलिए बोलते हैं फार्म टू फॉर्क, यानी फार्मर के घर से सामान उठा के मेरे डाइनिंग टेबल तक पहुंचाने का काम, ये पूरा काम जो है ये क्या करता है, जोमेटो करता है। तो इसलिए ये जो हाइपर प्योर बिजनेस है ये B2B है, जहां पर एक बिजनेसमैन से सामान कलेक्ट करके होटल वाले बिजनेसमैन को पहुंचाया जाता है, यहाँ कंज्यूमर से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो पोर्शन है दिस इज कंप्लीटली B2B बिजनेस, ये जोमेटो का B2B बिजनेस। एंड लास्ट जोमेटो प्रो, इसमें क्या होता है, कंपनी हैज एन एक्सक्लूसिव पेड मेंबरशिप प्रोग्राम जोमेटो प्रो, यानी आप इसमें मेंबर बन सकते हो और इनको साल का कुछ सब्सक्रिप्शन फी पे कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपको स्पेशल ऑफर्स मिलता रहेगा कि आप पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में जाके जब खाना खाओगे तो आपके लिए स्पेशली 20% ऑफ या 50% डिस्काउंट, ये सब जो फैसिलिटी है ये सिर्फ पेड मेंबर्स को मिलेगा। तो आप अगर जोमेटो में मेंबरशिप लेते हो, पेड सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको ऐसे ऑफर्स आते रहेंगे।
फूड डिलीवरी में भी ऑफर आएगा, डाइनिंग आउट में भी ऑफर आएगा, यानी आप घर में सामान मंगाओगे वहां भी आपके लिए कुछ स्पेशल ऑफर्स होंगे, और अगर आप होटल में जाके खाना चाहते हो तो वहां पर भी आपके लिए कुछ स्पेशल ऑफर्स होंगे। तो ये चार मेन बिजनेस क्या क्या है इसका, जोमेटो का। सबसे पहला फूड डिलीवरी, दूसरा होटल में जाके आप खाना चाहें तो वो भी होटल का रिव्यूज देना, तीसरा B2B, और चौथा जोमेटो का पेड मेंबरशिप। तो बिजनेस के बारे में हम लोग को पूरा समझ में आ गया कि जोमेटो एक्चुअली क्या, बिजनेस क्या है जोमेटो। अब बात करते हैं कि जोमेटो का इंटरनेशनल लेवल पे क्या प्रेजेंस है। तो कंपनी हैज फुटप्रिंट्स अक्रॉस 23 कंट्रीज आउटसाइड इंडिया। इंडिया को छोड़ के इंडिया के बाहर 22-23 कंट्री में काम करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं किन किन कंट्री में इनका प्रेजेंस है। आईपीओ का बात करें तो आईपीओ के जरिए इन्होंने 9,375 करोड़ रुपए रेस किया था, जिसमें से 9,000 करोड़ जो था वो पूरा फ्रेश इशू में गया था, और रिमेनिंग 375 करोड़ जो था वो ऑफर फॉर सेल था। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि जो पुराने स्टॉक होल्डर्स हैं या जो शेयर होल्डर्स हैं वो लोग अपना शेयर्स मार्केट में बेचना चाहते हैं, दैट इज ऑफर फॉर सेल। और 9,000 का फ्रेश इशू था, यानी नया शेयर्स इशू किया गया था मार्केट। The company got successfully listed on the exchange on 23rd of July 2021। तो ऑलमोस्ट एक साल पहले लिस्ट हुई है कंपनी, और 80% का लिस्टिंग गेन आया था, विच इज नॉट अ जोक। अगर मेरे को ठीक से याद है तो ये 70 या 72 रुपया में ये लिस्ट हुआ था ये शेयर, और ऑलमोस्ट 70-80% का गेन किया था फर्स्ट डे। एंड इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 127-130 के आसपास ये सेम डे ट्रेड कर रहा था। तो लिस्टिंग गेन इनको काफी अच्छा 70-80% का लिस्टिंग गेन मिला। सो आईपीओ वाज अ हिट, जो लिस्टिंग हुआ था काफी हिट लिस्टिंग हुआ था। रेवेन्यू मिक्स का बात करें तो इनका मेन बिजनेस जो आता है डिलीवरी रेवेन्यू से आता है। 75% रेवेन्यू जो है ये डिलीवरी बिजनेस से आता है। प्रो से अराउंड 3% बिजनेस आता है, हाइपर प्योर से 10% आता है, और डाइनिंग आउट से 12% रेवेन्यू आता है। डाइनिंग आउट से 12%, हाइपर प्योर से 10%, और करीब करीब 5-7% जो है ये 3-4% जोमेटो प्रो से आता है। तो ये इनका ब्रेकअप हो गया 25 एंड 75-100। तो ये इनका परसेंटेज है कि कहाँ से कितना बिजनेस आता है। तो आज के डेट में जो मेजर रेवेन्यू आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, डिलीवरी बिजनेस। अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म सर्विसेज का, तो इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज है 88% आ रहा है, और इनकम फ्रॉम प्रोविजन ऑफ प्लेटफॉर्म सर्विस 79%, 7.9% बिजनेस वहां से आ रहा है। लोकेशन वाइज ब्रेक करें तो इंडिया से 96% बिजनेस इंडिया से आता है इनका। यूएई से करीब करीब 3.2% आता है, यूएई से 3.2%, एंड अदर्स यानी बाकी जगह से 0.9% बिजनेस आता है कंपनी। असेट वाइज बात करें तो मेजर 98.8% असेट इंडिया में अलोकेटेड है, और 1.2% सिर्फ आउटसाइड इंडिया अलोकेटेड है। Q1 का परफॉर्मेंस का बात करें तो दिस इज इंटरेस्टिंग। यहाँ पर हम लोग समझते हैं इनका परफॉर्मेंस क्या है, और किस तरह से हम लोग एक रेस्टोरेंट यानी डिलीवरी प्लेटफॉर्म बिजनेस का हम लोग कैसे देखते हैं कि इनका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है। तो दिस इज समथिंग न्यू टू लर्न। हम ये पहली बार अपने चैनल में एक प्लेटफॉर्म बिजनेस का एनालिसिस कर रहे हैं। तो वहां पर हम लोग का जो स्टडी करने का तरीका है बहुत अलग सा होता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हुआ या इंजीनियरिंग हुआ या फिर फाइनेंशियल कंपनीज हुए, इन सब का अलग अलग तरीका होता है कि इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी कैसे किया जाए। तो यहाँ पर बहुत कुछ सीखने का है कि हम लोग कैसे स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर पहला चीज है कि ये बिलियंस में ये लोग दे रखे हैं ना। व्हाट इज बिलियन, बिलियंस का मतलब होता है 100 करोड़। ठीक है, बिलियंस का मतलब है 100 करोड़। तो फूड डिलीवरी बिजनेस में इनका पहले बिजनेस कितना हुआ करता था, 10.3 बिलियन का। ठीक है, यानी 1030 करोड़। अगर इसको सिंपल भाषा में बोले तो 1030 करोड़ का रेवेन्यू हुआ करता था, जो बढ़ते बढ़ते आज 1470 करोड़ का रेवेन्यू पहुंच गया। 14.7 बिलियन यानी 1470 करोड़ का रेवेन्यू पहुंच चुका है, विच इज अ गुड साइन कि फूड डिलीवरी बिजनेस में रेवेन्यू इनका बढ़ रहा है। ठीक है, हाइपर प्योर जो B2B बिजनेस है उसमें क्या सिचुएशन, उसमें इनका रेवेन्यू कितना हुआ करता था, पहले 8 करोड़ का रेवेन्यू हुआ करता था, वो बढ़ते बढ़ते 27 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। सॉरी, 270 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, 270 करोड़। अदर्स में 0.5 बिलियन का रेवेन्यू हुआ करता था, 0.7 पे पहुंचा है। तो यहाँ कोई खास बहुत ज्यादा ग्रोथ नजर नहीं आ रहा है। बट ओवरऑल रेवेन्यू का मैं बात करूं तो 11.6 बिलियन यानी 1160 करोड़ रुपया से रेवेन्यू बढ़ के आज 1810 करोड़ पे पहुंच चुका है। 8.1 बिलियन यानी
1810 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो यहाँ पर काफी अच्छा ग्रोथ, हर क्वार्टर में अच्छा ग्रोथ रेवेन्यू में देखने मिलेगा। ठीक है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर काफी अच्छा ग्रोथ देखने मिलेगा। इबिटा का बात करें तो ये कंपनी हमेशा से लॉस मेकिंग रही है। पहली बार इस क्वार्टर में क्या है, फूड डिलीवरी बिजनेस जो कि इनका 75% ऑफ द बिजनेस है, ये हमेशा से लॉस मेकिंग रहा है। ठीक है, हमेशा से लॉस मेकिंग का मतलब 30 करोड़ का नुकसान था, यहाँ पर 150 करोड़ का नुकसान हुआ, 120 करोड़ का नुकसान हुआ, यहाँ पर 80 करोड़ का नुकसान हुआ। पहली बार है कि यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ, यानी कंपनी कहाँ पहुंच गई है, ब्रेक इवन पे पहुंच गई है, विच इज अ वेरी गुड साइन। और ये ही मेन कारण है कि आज मार्केट ने इसको एक तरह से रिवॉर्ड दिया है। आज क्यों इतना स्टॉक चला, उसके पीछे कारण ये है कि मार्केट ने इसको रिवॉर्ड दिया। हाइपर प्योर बिजनेस में यहाँ पर 30 करोड़ का नुकसान, 30 करोड़, 40 करोड़, 40 करोड़, अभी भी 40 करोड़, तो यहाँ पर अपना लॉस कंसिस्टेंट है। बट इसको क्या है, इसमें बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, 10% बिजनेस आई थिंक हार्डली यहाँ से आता है। तो अपने को मेन देखना है फूड डिलीवरी। फूड डिलीवरी अगर प्रॉफिटेबल हो रहा है तो ये कंपनी में टर्न अराउंड होगा। फूड डिलीवरी लॉस में अगर जाता है तो फिर से इसका शेयर का प्राइस गिर जाएगा। आज एक क्वार्टर में ब्रेक इवन हुआ है, यू नेवर नो कि नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होगा। ठीक है, तो ऐसी कंपनी को जब भी हम लोग ट्रैक करें तो कम से कम 2-3 क्वार्टर कंसिस्टेंटली देखें कि ये प्रॉफिटेबल हो रही है कि नहीं। खाली एक क्वार्टर में ब्रेक इवन देख के हम लोग को बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए ऐसी कंपनी। अदर बिजनेस जो है, जो कभी लॉस होता है कभी जीरो रहता है, यहाँ पर आज पहली बार 10 करोड़ का प्रॉफिट किया है एबिटा लेवल, और अनअलोकेटेड कॉस्ट कुछ इनका लगा है, तो अल्टीमेटली टोटल में इनको 150 करोड़ का नुकसान हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 220 करोड़ का था, उसके पहले 270 करोड़ का था, उसके पहले 310 करोड़ का था, और क्वार्टर वन में 170 करोड़ का। तो यहाँ पर भी अगर पिछले साल देखें तो क्वार्टर वन में 170 करोड़ का नुकसान था, तो लग रहा था कि चलो लॉस कम हुआ है, ठीक हो जाएगा। पर फिर क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री में आए तो देखो लॉस बढ़ गया, तो फिर से यहाँ पर उम्मीद टूट गया। फिर यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा सा उम्मीद जगा है कि थोड़ा सा लॉस कम हुआ है, बट यू नेवर नो कि क्वार्टर टू में क्या होगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ऐसी कंपनीज के साथ कि आप एक क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखोगे और ओवर एक्साइटेड हो जाओगे, और फिर सेकंड क्वार्टर में दोबारा से ये अपना पुअर परफॉर्मेंस अगर कंटिन्यू रखते हैं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता है, फिर अपने ऊपर के प्राइस में फंस जाते हैं। तो इसीलिए ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट तभी करें जब एक दो क्वार्टर हम लोग को थोड़ा कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल दिखे कि हाँ बिजनेस में एक टर्न अराउंड हुआ है, 2-3 क्वार्टर लगातार इसमें प्रॉफिट आ रहा है, तब तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि अभी एकदम ही इन्वेस्ट नहीं करना है, मेरा काम आपको फंडामेंटल्स बताना है कि क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग इस कंपनी का क्या वैल्यूएशन हो सकता है, एंड देन डिसीजन आपका है कि अगर आपको लगता है कि कंपनी आगे यहाँ से काफी अच्छा टर्न अराउंड करेगी या कर सकती है तो आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। पर अगर आपको लगता है कि नहीं एक क्वार्टर के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए तो फिर आपको थोड़ा सा स्टे बैक करना हो। तो पूरा समझते हैं, काफी इंटरेस्टिंग चीज आगे आगे और भी है जिससे आपको डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। की फाइनेंशियल मैट्रिक्स का देखो तो ये जीओवी का मतलब होता है ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू। तो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू काफी बढ़ रहा है कंपनी का, और हर क्वार्टर बढ़ रहा है, विच इज अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव साइन कि ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू आज ऑलमोस्ट 6,430 करोड़ का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, यानी इतना का ऑर्डर कंपनी ले चुकी है और डिलीवर कर चुकी है, जो कि एक साल पहले सिर्फ 4540 करोड़ का। तो ये आप देख सकते हो कि 4500 करोड़ का ऑर्डर से 6400 करोड़ का ऑर्डर वैल्यू। कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू कितना है, 2.8% था, जो बीच में 3 क्वार्टर गिर गया था काफी, और दोबारा से अभी 2.8% पे आ गया। तो क्वार्टर वन में पिछले साल भी 2.8% था, अभी भी 2.8% है, पर जो ऑर्डर वैल्यू हुआ है वो काफी बढ़ गया है, तो उसका इम्पैक्ट भी ओवरऑल प्रॉफिट में पड़ेगा। एडजस्टेड इबिटा एज अ परसेंट ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये माइनस में हुआ करता था अभी तक, और अभी पहली बार ये ब्रेक इवन हुआ, तो दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन। तो कंपनी का इस क्वार्टर में कुछ कुछ बहुत पॉजिटिव साइंस देखने मिला है। पहला, फूड डिलीवरी बिजनेस ब्रेक इवन हो गया, उसमें नुकसान नहीं है। कंट्रीब्यूशन जो एडजस्टेड इबिटा एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू ये जीरो पे आ गया है, यानी ब्रेक इवन हुआ है, कहीं ना कहीं 0% लॉस से हट गया, और ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो बढ़ा है, दिस इज अगेन अ गुड साइन। मैनेजमेंट का क्या बोलना, जो दीपेंद्र जी है ये मैनेजमेंट के हेड में है, तो इनका क्या बोलना है
The real driver here is focus and mindset. Our focus on profitability has sharpened over the past few months. यानी मैनेजमेंट बोल रहा है कि अभी तक हम प्रॉफिटेबल होने का कोशिश ही नहीं कर रहे थे। अभी पिछले कुछ महीनों से हम लोगों ने अब डिसाइड किया है कि अब हम प्रॉफिट पे फोकस करेंगे। यानी मैनेजमेंट बोल रहा है इतने साल हम खाली ग्रोथ के पीछे भाग रहे थे, हम खाली कस्टमर एक्विजिशन के पीछे भाग रहे थे। प्रॉफिट हो नहीं हो कोई बात नहीं, हम लोग को अपना कस्टमर्स ज्यादा से ज्यादा अक्वायर करना। अब हम लोग लास्ट फ्यू मंथ से वी आर फोकसिंग ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। अब हम थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट्स के पीछे भागना स्टार्ट किए हैं विद द चेंज इन मार्केट कंटेक्स्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग आवर फोकस ऑन ग्रोथ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपनी ग्रोथ पे फोकस नहीं करेंगे। ग्रोथ पे फोकस रखते हुए हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वी आर फोकसिंग टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी। तो कीवर्ड क्या है मैनेजमेंट से कि अब ये लोग प्रॉफिट के पीछे भागना स्टार्ट किए हैं। तो इसका रिजल्ट आने वाले कुछ क्वार्टर में बोल रहे हैं प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। की ऑपरेटिंग मैट्रिक्स का अगर बात करें तो इन्होंने बोला है ग्रोथ इन मंथली ट्रांजैक्शन जो हुआ है कस्टमर्स का विल बी अ फंक्शन ऑफ हायर रिपीट रेट ऑफ द एग्जिस्टिंग कस्टमर। एग्जिस्टिंग कस्टमर का जो रिपीट ऑर्डर्स आया है ये बार बार आया है बेस्ड ऑन जोमैटोस 50+ मिलियन एनुअल ट्रांजैक्शन कस्टमर एंड नाउ कस्टमर एडिशन विच रिमेन्स रोबस्ट। तो एवरेज मंथली ट्रांजैक्शन जो हुआ है कस्टमर्स का ये मिलियंस में, मिलियंस में मतलब 16.7 मिलियन यानी 1.67 करोड़। अगर करोड़ के भाषा में बात करें तो इतना ट्रांजैक्शन हुआ है। तो पहले खाली 1.23 करोड़ ट्रांजैक्शन था, ये बढ़ते बढ़ते 1.67 करोड़ हो गया। एवरेज मंथली एक्टिव फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट पार्टनर्स, तो नंबर ऑफ पार्टनर्स ये इन थाउजेंड्स है। तो पहले 1,51,000 पार्टनर्स थे, अभी 2,08,000 पार्टनर्स हो गए। तो फूड डिलीवरी जो रेस्टोरेंट पार्टनर्स है इनके वो भी बढ़ा है। और मंथली एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स जो है ये भी थाउजेंड्स में है। तो 2,28,000 इनके पास एम्प्लॉइज थे एक तरह से, अभी ये 3,19,000 हो गए। तो इनके कस्टमर्स भी बढ़ रहे हैं, रेस्टोरेंट पार्टनर्स बढ़ रहे हैं और डिलीवरी पार्टनर्स भी इनके बढ़ रहे हैं, विच इज अ गुड साइन फॉर द कंपनी कि इनका फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहा है। मैनेजमेंट का क्या बोलना है इस चीज को लेके, तो इनसे पूछा गया था इन्फ्लेशन और डिमांड जो सबड्यूड हो रहा है उससे बिजनेस पे इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि यस आवर बिजनेस इज गेटिंग इम्पैक्टेड। ठीक है, देयर इज डेफिनेटली अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द डिमांड साइड बट इज हार्ड टू क्वांटिफाई दैट इन आवर बिजनेस एट दिस पॉइंट गिवन द मल्टीपल मूविंग पार्ट। बोले बहुत कुछ हमारे बिजनेस में एक साथ इफेक्ट हो रहा है, तो अभी बताना बहुत मुश्किल है कि जो इन्फ्लेशन है उसके वजह से एक्चुअली क्या इम्पैक्ट है। नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स के लिए उनसे पूछा कि क्वार्टर 2 के लिए आपको क्या लग रहा है कि क्वार्टर 2 में कैसा रहेगा। तो बोले थिंग्स आर फाइन एज फार एज इन दिस क्वार्टर, नथिंग अलार्मिंग टू रिपोर्ट। तो कुछ भी ऐसा नेगेटिव रिपोर्ट करने लायक नहीं है, अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है। हाइपर प्योर बिजनेस जो B2B बिजनेस है उसमें क्या है, उसका रेवेन्यू देखो 80 करोड़ से बढ़ के आज 270 करोड़ का रेवेन्यू वहां से आने लगा। तो यहाँ पर भी इबिटा ग्रोथ ईयर ऑन ईयर काफी अच्छा ग्रोथ हो रहा है, पर इबिटा जो है वो अभी भी लॉस में है। तो 20 करोड़ का नुकसान होते होते आज 40 करोड़ का नुकसान पे है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है। पर मैनेजमेंट ने क्या कहा है इस बिजनेस को लेके, द कंस्ट्रेंट फॉर द ग्रोथ इन दिस बिजनेस इज नॉट ऑन द डिमांड साइड। ये सब ये कुछ समझने का चाहिए। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर डिमांड को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिमांड बहुत है, बट प्रॉब्लम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। बट द इंफ्रास्ट्रक्चर इज सप्लाई चेन, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, लास्ट माइल डिलीवरी, ये सब चीज को लेकर दिक्कत है। और इसलिए हम लोग का टॉप लाइन यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हो रहा है। बट नाउ दैट वी हैव क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप इन मेनी सिटीज, बोल रहे पर अब हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सिटीज में सेटअप हो चुका है। आफ्टर 4 years ऑफ हार्ड वर्क वी आर सीइंग रैपिड ग्रोथ। यानी इतने सालों तक बोल रहे हैं हम लोग इस बिजनेस को क्यों नहीं इतना ग्रो कर पाए। ऐसा नहीं कि हम लोग के पास कस्टमर नहीं थे या ऑर्डर नहीं था, प्रॉब्लम था कि हम लोग के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी और लास्ट माइल डिलीवरी करने के लिए शायद कोल्ड स्टोरेज नहीं था या डिलीवरी पार्टनर्स नहीं थे। तो 4 साल से हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे थे और अब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया, इसीलिए ये ग्रोथ इतना फास्ट नजर आ रहा है। 190 करोड़ से सीधा 270 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। तो ये जो ग्रोथ हो रहा है ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होने के वजह से हो रहा है।
Of the 10 cities we are present in, top 4 cities contribute 75%. हम लोग 10 cities में ये काम करते हैं, उसमें 4 सिटी से 75% ऑफ द बिजनेस आता है। यानी अभी भी रूम फॉर ग्रोथ कितना ज्यादा है, ये बोलना चाह रहे हैं कि 4 ही सिटी से मेन बिजनेस आ रहा है। हम लोग का प्रेजेंस 10 सिटीज में, तो बाकी 6 सिटीज से जब बिजनेस आना चालू होगा तो यहाँ पर एक काफी अच्छा ग्रोथ नजर आएगा। नेक्स्ट 2-3 इयर्स में इनका बोलना है कि फूड एंड सप्लाई कॉस्ट इज 25 to 30% of the restaurant revenue. Broadly speaking, that means that hyper-pure addressable market is also about 25 to 30% of the restaurant food consumption of India. तो पूरे इंडिया में जितना रेस्टोरेंट में फूड कंजम्पशन होता है उसका 25 से 30% जो है इनका ये मार्केट साइज है। तो even if we restrict our presence to top 20 cities, they will translate into a very large addressable market. और हम लोग अगर सारा सिटी में नहीं भी पहुंच पाए, खाली 20 सिटी तक भी अगर हम लोग पहुंच पाए ना, तो हम लोग एक काफी बड़ा मार्केट को एड्रेस कर लेंगे। As we go along, Hyperpure could become much larger business than just supplying to restaurants. तो ये Hyperpure सिर्फ रेस्टोरेंट को सप्लाई करने वाला नहीं, और भी उससे बड़ा बिजनेस बन सकता है। मार्जिन्स को लेके इन्होंने बोला कि हम लोग आराम से 5 से 10% का EBITDA मार्जिन इस बिजनेस में कर सकते हैं। अब हम लोग बात करें ब्लिंकिट का डील जो हुआ था, ये डील को लेके ही एक्चुअली शेयर का प्राइस काफी गिर गया था, और इस पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बहुत इल्जाम लगा था मैनेजमेंट पे कि यहाँ पर कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है। द स्टॉक वाज हैमर्ड। तो मैनेजमेंट ने क्या बोला है इसको लेके, ये पहले समझते हैं कि डील क्या हुआ था। डील क्या हुआ था कि ग्रोफर्स, जो कि पहले इसका नाम ग्रोफर हुआ करता था ब्लिंकिट का, उसमें इन्होंने 33,018 शेयर खरीदा ब्लिंकिट कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड का। और कितने में खरीदा ये इंटरेस्टिंग, 4,447 करोड़ में, 4,447.5 करोड़ में सिर्फ 33,000 शेयर खरीदा। ओनली 33,000 शेयर्स फॉर सच अ बिग अमाउंट। तो एक शेयर का प्राइस कितना हुआ, 13,46,986 रुपया। तो एक शेयर का ग्रोफर का या ब्लिंकिट का एक शेयर का वैल्यूएशन इन्होंने 13 लाख रुपया दिया। 13 लाख रुपया का तो एमआरएफ भी नहीं है। आपने क्या सोच के ये वैल्यूएशन दिया, इट वाज एब्सर्ड वैल्यूएशन। एक शेयर को, वो भी लॉस मेकिंग, ब्लिंकिट भी प्रॉफिट मेकिंग होता तो सोचते, लॉस मेकिंग कंपनी का एक शेयर को आपने 13 लाख का वैल्यूएशन दिया। तो इसी को लेके मार्केट को कुछ नहीं समझ में आया कि कैसे कोई इतना हाई वैल्यूएशन दे सकता है। और ये 13 लाख रुपया ये जो टोटल 4,450 करोड़, अगर मैं राउंड फिगर में बात करूं, तो 4,450 करोड़ का पेमेंट इन्होंने कैसे किया, जोमैटो का इक्विटी इशू करके। तो जोमैटो का इन्होंने 62,85,30,000 शेयर नया इशू किया। तो यहाँ क्या हुआ, जब आपने 62 करोड़ न्यू शेयर, 63 करोड़ ऑलमोस्ट, जब 63 करोड़ नया शेयर इशू करके आपने ब्लिंकिट को पेमेंट कर दिया, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो ऑलमोस्ट कितना बढ़ गया, तो अर्निंग पर शेयर काफी गिर गया। तो जो पुराने स्टॉक होल्डर्स थे, जो शेयर होल्डर्स थे, उनका जो हिस्सा था कंपनी में पूरी तरह से डाइल्यूट हो गया। एंड दिस इज द साइन ऑफ बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नो डाउट ये डिसीजन मैनेजमेंट ने जो लिया, मैनेजमेंट कितना भी क्लेरिफिकेशन दे, ये कहीं भी जस्टिफाइड नहीं होता कि आपने ऐसा क्यों किया। इतना हाई वैल्यूएशन पे आपने कंपनी को खरीदा, और उसके वजह से जो आपके मतलब ओरिजिनल शेयर होल्डर है, उनका हिस्सा पूरा आपने डाइल्यूट कर दिया, तो विच इज नॉट अ गुड साइन। ठीक है, और अपने शेयर का वैल्यूएशन क्या दिया, सिर्फ 70-71 रुपया। सामने वाला का शेयर का वैल्यूएशन है 13,50,000 ऑलमोस्ट, और अपना शेयर का दाम सिर्फ 70 रुपये। तो ये ही बाजार को बहुत खराब लगा, पर शेयर होल्डर्स ने इसको अप्रूव भी किया 25 जुलाई 2022 को, इट वाज अप्रूव्ड, और इतना शेयर ये लोग इशू कर दिए। अब मैनेजमेंट का क्लेरिफिकेशन देना है कि बोल रहे हम लोग जानते हैं कि हम लोग के ऊपर इन 2 वजहों से कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इल्जाम लग रहा है। क्या 2 वजह है, कि पहला, वैल्यूएशन पेड फॉर ब्लिंकिट हायर देन व्हाट इट शुड बी, ऐसा सबका मानना है। और दूसरा कि बिकॉज आई हैव नोन अलविंदर इन पास्ट एंड और बिकॉज वन ऑफ आवर सीनियर लीडर्स दैट इज आकृति इज मैरिड टू अलविंदर। अब यहां पर कौन सा है, देखो 3 पार्टी है, दीपेंद्र जो कि जोमैटो का ओनर है, अलविंदर जो कि
ब्लिंकिट का ओनर है, और आकृति, आकृति इज मैरिड टू अलविंदर, आकृति इज मैरिड टू अलविंदर, एंड आकृति इज इन टॉप पोजीशन ऑफ जोमेटो, जोमेटो में टॉप पोजीशन पे वो काम करती। अब ये इल्जाम लगा कि आकृति के हस्बैंड का कंपनी था, इसलिए आकृति ने इसको काफी हाई वैल्यूएशन दे के ये डील करवाया है। तो मैनेजमेंट बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरा और अलविंदर का पुराना दोस्ती हो या आकृति और अलविंदर का रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, ये पूरा डील बहुत फेयरली हुआ है, और जितना भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हम लोग के ऊपर इल्जाम लगा है, ये कहीं पर भी वैलिड नहीं है। हम लोगों ने प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस किया है, हम लोगों ने EY से वैल्यूएशन कराया है, वैल्यूएशन वाज डन बाय EY। फिर बोल रहे हैं कि वी टुक इंडिपेंडेंट फेयरनेस ओपिनियन फ्रॉम मॉर्गन स्टैनली से भी हम लोगों ने ओपिनियन लिया है, उसके बाद ये वैल्यूएशन आया। तो इसमें किसी भी तरह का कोई 2 नंबर वाला काम या किसी भी तरह का कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू नहीं है। ये मैनेजमेंट का क्लैरिफिकेशन, ठीक है। ब्लिंकिट का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देखते हैं क्या है। ऑर्डर्स ब्लिंकिट का भी यहाँ पर मिलियंस में है, तो मिलियंस में है तो करीब करीब ये 83 करोड़ ऑर्डर्स ये डील कर रहा है आज के डेट में, सॉरी 83 लैक्स, ठीक है, 83 लैक्स ऑर्डर डील कर रहा है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो इनका आता है 580 रुपया का आता है। मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स इनके पास कितने हैं, जैन जैन में 1.5 था, मई में 2.3 मिलियन हुआ, यानी 23 लाख, और आज 25 लाख इनके पास ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स है। मंथली ऑर्डर फ्रीक्वेंसी जो आ रहा है ये कितना आ रहा है, 3.3 ऑर्डर्स पर मंथ आ रहा है, जो कि पहले 3.5 हुआ करता था। तो थोड़ा सा नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ मंथ जो है वो घटा है, और इसके पीछे मैनेजमेंट ने बोला है कि इसका घटने का कारण क्या है कि अभी ग्रोफर्स ने या ब्लिंकिट कहें तो उन्होंने डिलीवरी चार्जेस अप्लाई कर दिया। तो डिलीवरी चार्जेस अप्लाई करने की वजह से क्या हो रहा है, जो कस्टमर्स है, जो हमारे पुराने कस्टमर है, जो पहले दो दो सामान का ऑर्डर 2 बार देते थे, वो अब एक ही साथ बल्क ऑर्डर दे रहे हैं। इस वजह से क्या है कि जो ऑर्डर का वैल्यू है ये बढ़ रहा है, पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो रहा है, क्योंकि वो लोग एक ही साथ डिलीवरी एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए एक ही बार में बड़ा ऑर्डर देते हैं। फिर यहाँ पर कुछ की फाइनेंशियल मैट्रिक्स है। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू इनका इतना मिलियन का है, जो कि पहले 2955 हुआ करता नहीं, 295 करोड़ से बढ़ के 482 करोड़ हो गया। रिवेन्यू जो है ये मिलियंस में तो 22 करोड़ से बढ़ के 75 करोड़ ऑलमोस्ट हो गया है, तो यहाँ भी काफी अच्छा ग्रो हुआ है। कंट्रीब्यूशन जो 161 करोड़ का नुकसान था वो घटते घटते 66 करोड़ हुआ, और अभी 46 करोड़। तो लॉसेस कमिंग डाउन। एडजस्टेड इबिटा देखें तो इबिटा का भी लॉस यहाँ से घटते जा रहा है। तो ये भी कंपनी धीरे धीरे अपने लॉस को घटाते जा रही है, तो कुछ तो पॉजिटिव है, बट अगेन आई एम नॉट वेरी बिग फैन ऑफ लॉस मेकिंग कंपनी। मुझे कभी भी लॉस मेकिंग कंपनी समझ में नहीं आती। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है यहाँ पर नेगेटिव है, पर ये कम होते जा रहा है, विच इज अ गुड साइन। तो हर एंगल में अगर देखें तो नंबर वाइज चीज प्रॉपर हो रहा है, बट जब तक प्रॉफिटेबल नहीं होता है इट्स डिफिकल्ट टू टेक अ कॉल। ब्लिंकिट से आगे क्या मैनेजमेंट का प्लान है, तो बोल रहे पोस्ट ट्रांजैक्शन वी प्लान टू एक्सपेरिमेंट विद क्रॉस लिवरेजिंग जोमेटो कस्टमर बेस फॉर ब्लिंकिट एंड वाइस वर्सा। यानी हम लोग जोमेटो के पास अपना कस्टमर बेस है, ब्लिंकिट के पास अपना है, और हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रॉस लिवरेजिंग करेंगे। जो फूड ऑर्डर करते हैं उसको ब्लिंकिट का एड दिखवाएंगे और वहां पर ऑर्डर लेके आएंगे। जो ब्लिंकिट का ऑर्डर करते हैं उनको जोमेटो का एड दिखाएंगे, डाइनिंग का एड दिखाएंगे, होटल्स का रेसिपी का एड दिखाएंगे, डिशेस का, और वो ग्रोसरी खरीदने वाले कस्टमर को जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। तो इस तरह से ये लोग क्रॉस लिवरेजिंग करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी का इन्होंने बोला है कि देखो भैया अभी तो लॉस धीरे धीरे कम हो रहा है, ब्लिंकिट आर कमिंग डाउन एवरी मंथ, लॉसेज आर कमिंग डाउन। तो वहां से हम लोग को उम्मीद है कि जैसे हम लोग क्रॉस लिवरेजिंग करेंगे आगे चल के ये प्रॉफिटेबल बनेगी, ठीक है। ब्लिंकिट हैज आल्सो शट डाउन अ नंबर ऑफ अनवायबल डार्क स्टोर्स। बहुत सारे स्टोर्स हम लोगों ने बंद कर दिए जो लॉस मेकिंग थे, which were not scaling. This has also brought the losses down. तो ये वजह है कि हम लोग का लॉसेस कम हो गया। The team will continue to evaluate the non-performing stores and learn what does not work. और ये देखेंगे कि क्या काम नहीं कर रहा है, और नॉन परफॉर्मिंग स्टोर्स को हम लोग बंद करके ऑनलाइन मोड में या जैसे भी हम लोग मतलब उसको कन्वर्ट करेंगे, ताकि लॉस मेकिंग जो स्टोर्स है वो बंद हो सके और प्रॉफिटेबल स्टोर्स को हम लोग और एक्सपैंड करेंगे। ये इनका आगे का स्ट्रेटेजी। अब वैल्यूएशंस के पहले अगर मैं बात करूं तो हम लोग देखते हैं कि कंपनी क्या ट्रेड कर रही है, क्या किस प्राइस पे है, क्या पी एंड एवरीथिंग देखते हैं, फिर मेरा वैल्यूएशन क्या है वो मैं बताऊंगा।
तो ये हम लोग देखते हैं कि आज का सुपर हिट स्टॉक जो है 20% का सर्किट लगा के 55 रुपया पे ट्रेड कर रहा है जोमेटो। इसका आज का मार्केट कैप 43,950 करोड़ के आसपास है। 55 रुपया के आसपास ट्रेड कर रही है कंपनी। 169 हाई गया हुआ है, वहां से 40 रुपया लो आ गया था। बुक वैल्यू अभी भी 21 रुपया है, तो प्राइस टू बुक इज वेरी हाई, नो डाउट। ठीक है, इक्विटी कैपिटल 765 करोड़ का है। नंबर ऑफ शेयर्स का बात करें तो 792 करोड़ शेयर्स है, तो उतना ही इक्विटी कैपिटल भी होगा, अभी एडजस्ट करना बाकी है इसमें। मार्केट कैप टू सेल्स देखें तो कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स ऑलमोस्ट 11 टाइम्स है, हम लोग देख सकते हैं। प्राइस टू बुक इज 2.62 टाइम्स, तो प्राइस टू बुक तो ठीक ठाक है, पर ये प्राइस टू बुक ठीक ठाक इसलिए है क्योंकि बुक ये लोग इक्विटी शेयर इशू कर करके अपना जो बुक साइज है ना, जो इक्विटी है वो बढ़ा ले रहे हैं। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो उनसे क्या होता है, इक्विटी बढ़ जाता है। और प्रीमियम पे इशू होता है, 1 रुपया का शेयर 70 रुपया में इशू किया तो 69 रुपीज का प्रीमियम आया, प्रीमियम रिजर्व में चला गया। तो इस वजह से क्या होता है, बुक वैल्यू बढ़ जाता है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू देखने में सस्ता हो रहा है, पर अगर पुराने नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से देखें तो अभी भी ये थोड़ा हाई है। फ्री कैश फ्लो तो कंपनी जनरेट ही नहीं किया है, ये नेगेटिव है, तो ऑलमोस्ट कैश बर्न करती है कंपनी, तो विच आई नेवर लाइक। कैश बर्न करने वाली कंपनी मुझे कभी पसंद नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल, तो नंबर्स में ऐसा कुछ खास देखने लायक इंटरेस्टिंग नहीं है। अब अगर हम लोग टेक्निकल थोड़ा सा अगर देखें तो टेक्निकल में भी कंपनी अपने 20 डेज और 200 डेज के नीचे ही ट्रेड कर रही है। तो सबसे पहला चीज ये देखना होगा कि क्या ये 60 के ऊपर जाता है कि नहीं। आज का वॉल्यूम देखें तो अचानक से वॉल्यूम काफी शूट अप किया है। ठीक है, तो काफी अच्छे वॉल्यूम्स में पिछले एक आध दिन से काम हो रहा है। तो 60 के ऊपर जब जाएगी और वहां पर कितना सपोर्ट मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है, तब ये 50 डे डीएमए के ऊपर ट्रेड करता है कि नहीं और 200 के ऊपर जाता है कि नहीं, ये थोड़ा देखना होगा। अभी जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है टेक्निकली तो कुछ बोल नहीं सकते हम लोग, कभी भी इसमें फॉल आ सकता है। क्वार्टर का बात करें तो इसमें रिवेन्यू काफी अच्छा बढ़ा है, 1015 करोड़ से 1100 करोड़ का हुआ है। लॉस का बात करें तो लॉस 404 करोड़ का लॉस था, वो घट के 270 करोड़ पे आ गया। अदर इनकम एज यूजुअल 173 करोड़ है। ठीक है, तो इसमें अर्निंग पर शेयर तो नेगेटिव है, लॉस मेकिंग है, बट लॉस कम हो रहा है विच इज ओनली अ पॉजिटिव साइन, इसके अलावा और कुछ पॉजिटिव नहीं है इसमें। पूरे साल का बात करें तो साल भर में कंपनी ने 4,000 करोड़ का ऑलमोस्ट लास्ट 12 मंथ्स में 4,000 करोड़ का टर्नओवर किया है। उसमें भी 39% का नेगेटिव मार्जिन है, लॉस ही कर रही है कंपनी। तो यहाँ कुछ देख के बनता नहीं है। कंपनी के पास जो बोरोइंग्स है 30 करोड़ का डेट दिखा रहा है, तो डेट कम दिखा रहा है। और यहाँ पर रिजर्व 16,000 करोड़ का है, पर उसके पीछे कारण ये है कि इन्होंने अभी जो नए शेयर्स इशू किए थे। देखो, हर साल कंपनी शेयर्स इशू कर रहा है। नेवर लाइक सच कंपनी जो हर साल अपना इक्विटी डाइल्यूट कर रहा हो। 252 करोड़ शेयर था, 455 करोड़ हो गया, फिर ये 764 करोड़ हो गया, और 764 करोड़ से ये बढ़ के आज के रेट में अगर बात करें तो 792 करोड़ के आसपास या 765 करोड़ के आसपास शेयर्स है। तो क्या हो रहा है, हर बार ये लोग डाइल्यूट करते जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका जो नंबर ऑफ शेयर्स डाइल्यूट होता है तो उनका परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कम हो जाता है। कैसे होता है ये कैलकुलेशन मैं समझाता हूँ। कि मान लो कंपनी के पास 100 शेयर है और 100 शेयर में आपके पास 10 शेयर है, तो यू आर 10% होल्डर ऑफ द कंपनी। पर कंपनी ने क्या किया, 900 नया शेयर इशू कर दिया। अब कंपनी के पास टोटल 1,000 शेयर है और 1,000 में आपके पास 10 शेयर है, तो यू आर होल्डर ऑफ ओनली 1% ऑफ द कंपनी। तो कहाँ आपका होल्डिंग 10% था, वो डाइल्यूट होके आप सिर्फ 1% के होल्डर रह गए। तो पहले प्रॉफिट का 10% आपको मिलता, आप प्रॉफिट का सिर्फ 1% मिलेगा। तो इस तरह से कंपनी जो डाइल्यूट करती है ना अपने शेयर्स को, नए नए शेयर इशू करके, वहां होल्डर्स जो शेयर होल्डर है उनको काफी नुकसान होता है। तो ये फाइनेंशियली हम लोग देखें तो कंपनी को काफी नुकसान है। पर अगर इसको वैल्यूएशन फिर भी करना चाहें तो कैसे वैल्यू करते हैं वो देखते हैं। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी को मैंने वैल्यूएशन किया है, जोमेटो को मैंने कंपेयर किया है जुबिलेंट फार्मा और स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, सॉरी, ये जुबिलेंट, ये इसको प्लीज करेक्ट करना है, जुबिलेंट फार्मा नहीं होगा, जुबिलेंट फूड है। मैंने जुबिलेंट फूड जो कि डोमिनोज है उसके साथ और स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के साथ इसको कंपेयर किया।
तो इसको देखेंगे कि हम लोग किस तरह से इसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। वैसे तो इस तरह की कंपनी जो लॉस मेकिंग है, खास करके जिसका फंडामेंटल में कुछ देखने लायक नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वैल्यू सच कंपनीज। ये जो प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी, न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनी, इनको वैल्यू करना बहुत डिफिकल्ट होगा। फिर भी मैंने अपनी तरफ से काफी ट्राई किया है कि एक सिंसियर वैल्यूएशन जो हो सकता है निकालने का। तो जोमेटो का मार्केट कैप आज के डेट में करीब करीब 44,000 करोड़ का है। जुबिलेंट फूड्स, ये फूड वर्क है, फार्मा नहीं है प्लीज, आई एम सो सॉरी फॉर दिस टाइपिंग एरर। जुबिलेंट फूड वर्क, इसका 37,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट 882 करोड़। इसको प्राइस टू बुक 2.6 है, इसका प्राइस टू बुक 19 है, इसका प्राइस टू बुक 6 है। तो देख के ऐसा लग रहा होगा कि कोई कॉमन इन्वेस्टर जो कैलकुलेशंस या अकाउंट्स उतना नहीं समझते हैं, उनको लगेगा कि जोमेटो काफी सस्ता है, 2 के प्राइस टू बुक में मिल रहा है। पर ये समझना होगा कि 2 का प्राइस टू बुक क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने अपने नंबर ऑफ शेयर्स कितने बढ़ा दिए। इन्होंने नए नए शेयर इशू किया, 1 रुपया का शेयर 70 रुपए में इशू किया ब्लिंकिट को, वहां पर इनका बुक बढ़ गया, रिजर्व बढ़ गया, तो वहां पर उसकी वजह से सस्ता दिखता है। पर एक्चुअली अगर फंडामेंटल वाइज देखें तो ये बहुत ज्यादा सस्ता नहीं है। तो बचा क्या हमारे पास, प्रॉफिट नहीं है, इबिटा नहीं है, कुछ भी नहीं है कंपनी के पास। ईवी बाई इबिटा देखे तो नेगेटिव, प्राइस टू अर्निंग्स तो अर्निंग्स किया ही नहीं है, तो प्राइस टू अर्निंग्स कुछ आएगा ही। तो ओनली पैरामीटर जिसपे हम थोड़ा बहुत वैल्यूएशन निकाल सकते हैं इस मार्केट कैप टू सेल्स। तो इसका मार्केट कैप टू सेल्स 11 है, इसका 7.8 है और इसका 3.5 है। तो एक एवरेज अगर लें कि मार्केट कैप टू सेल्स के बेसिस पे इसका क्या वैल्यूएशन हो सकता है, तो आई एम अज्यूमिंग कि चलो जोमेटो जिस तरह से काम कर रहा है, इसका सेल्स ग्रोथ जितना अच्छा हो रहा है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि 1 साल में इसका सेल्स ग्रोथ 50% होगा। तो FY23 में ये करीब करीब 5,400 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू क्लॉक इन कर जाएगा। मार्केट कैप टू सेल्स में इसको 9 टाइम्स देता हूं, तो मार्केट कैप इसका 48,600 करोड़ आता है। नंबर ऑफ शेयर 792 करोड़ शेयर्स करीब है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर प्राइस जो शेयर का निकल के आता है वो 61-62 के आसपास निकल के आता है, और करेंटली ये 55 पे ट्रेड कर। तो अकॉर्डिंग टू मी एंड माय कैलकुलेशन, मुझे लगता है कि इसका फेयर प्राइस जो है ये 60, 61 या 65, 70 के रेंज में होना चाहिए। तो इस रेट तक हो सकता है कि जोमेटो का शेयर ट्रेड करते हुए 70 रुपया तक जा सकता है ऊपर में। बट उससे ज्यादा मुझे इसका वैल्यूएशन अभी बहुत अच्छा नहीं लगता। फॉर मी प्रॉपर प्राइस इज 70 रुपीज के आसपास मैक्सिमम। ठीक है, बाकी आपको मैंने एक आइडिया दिया है कि किस तरह से मैंने वैल्यूएशन किया है, ये मेरा सोच है, मुझे जो एक्स्ट्रापोलेट करके लगा वो मैंने बताया। पर ये किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन है नहीं, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट तो हूँ नहीं। तो आप प्लीज अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, उनसे सलाह मशवरा करके फिर डिसीजन लें। यहाँ पर वीडियो बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है सिर्फ यही है कि मैं आपको एजुकेट कर सकूं, आपको बता सकूं कि कंपनी में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नेगेटिव है कंपनी, और फिर आप खुद एक प्रॉपर डिसीजन ले सके कि आपको अपना हार्ड अर्न मनी इस कंपनी में लगाना है कि नहीं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनको बिजनेस के बारे में नहीं पता होता है, हम कॉमन इन्वेस्टर्स लोग इतना नहीं समझ पाते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, तो हमें मार्केट में बोलता है जोमेटो बढ़ेगा, हम लोग ऊपर दाम में ले लेते हैं। कितने लोगों ने 150 रुपए में जोमेटो ले रखा है, मेरे नॉलेज में कितने लोग हैं जो 150 में जोमेटो ले रखे हैं, 200 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, मार्केट में खबर है। बट ऑल दिस थिंग डजंट वर्क। अल्टीमेटली जो एक प्रॉपर वैल्यू होता है कंपनी को, उसी वैल्यू पे इस कंपनी को ट्रेड करना होता है। 1 या 2 दिन के लिए मार्केट में कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो सकती है, शेयर का प्राइस बढ़ सकता है, बट लॉन्ग रन में अगर आपको सस्टेनेबल रहना है तो वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएशन के बिना आप कंपनी में आंख बंद करके ट्रेड करोगे, आप नुकसान हो। तो मेरा सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है इस चैनल को बनाने के पीछे या चैनल रन करने से पीछे, कि आप लोग को एक आइडिया मिल सके, थोड़ा नॉलेज मिल सके कि कंपनी को कैसे देखते हैं, कैसे स्टडी करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट करने का मन बनाते हैं, ना कि आंख बंद करके किसी भी कंपनी में अपना हार्ड एंड मनी लगा दे और फिर वहां नुकसान हो। तो अगर आपको इस चैनल के साथ कुछ सीखने मिल रहा है, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो जरूर करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नोटिफिकेशन बटन, जो बेल बटन है ना, वो जरूर दबा दें, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम आगे और भी अच्छी अच्छी कंपनीज का स्टडी करेंगे, उसके बिजनेस को समझेंगे, और आपको एक आइडिया लगेगा कि बिजनेस कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, और उसमें इन्वेस्ट करने लायक है कि हमारे चैनल्स पे आप जाइए, और भी अच्छे अच्छे कंपनीज का हम लोगों ने वीडियो डाल रखा है, आप उनको देखें। अच्छी अच्छी कंपनी जरूर है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा जो मार्केट में एकदम लाइमलाइट में जो शेयर चल रहा है उसी पे हम इन्वेस्ट करें और वहां धोखा खाएं। अच्छी अच्छी कंपनीज में मार्केट में अवेलेबल है, तो आप वहां इन्वेस्ट करें, अपने पैसे को सिक्योर करें और लॉस ना करें। ठीक है।
तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कंपनी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।